अब आ चुके हैं हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो है एंडोक्रिनोलॉजी। 6 सब टॉपिक्स हैं जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक सब टॉपिक जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप भूल जाओ तब भी कोई टेंशन नहीं है, पर ये टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते, जो कि है डायबिटीज मेलाइटस, राइट। उसके बाद हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। जीएनआरएच एगोनिस्ट की बात करेंगे, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे, ड्रग्स जो बोन पे काम करते हैं। थायराइड के ड्रग्स की बात करेंगे। और फाइनली स्टीरॉयड्स की बात करेंगे, जो कि संजीवनी बूटी मानते हैं हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में, राइट। किसी भी बीमारी में डाल दो, बट ऐसा नहीं होता। कौन सा स्टीरॉयड कहाँ क्यों देते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट अस बिगिन विद डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। ऑलराइट, सो डायबिटीज मेलाइटस, टू बिगिन विद, कितने प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस होते हैं? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2। देखो, टाइप 1 में आज की डेट पे दुनिया में अवेलेबल मात्र 2 ही ड्रग हैं। एक, आप सबको इसके बारे में पता होगा, आई हैव नो डाउट, इंसुलिन है। दूसरा ड्रग आपको ना पता हो, वो है प्रामलिनटाइड। दूसरा ड्रग है प्रामलिनटाइड। वेरएज टाइप 2 में जितने भी ड्रग्स पढ़ाऊंगा सब यूज होंगे, इंक्लूडिंग प्रामलिनटाइड और इंसुलिन। तो सारे ड्रग्स इंसुलिन, प्रामलिनटाइड, जितने भी ड्रग्स बताऊंगा सब टाइप 2 में यूज होते हैं। टाइप 1 में मात्र 2 ही यूज होते हैं, इंसुलिन और प्रामलिनटाइड, राइट। अब देखो दोस्तों, हमेशा मैं जैसे कि आपको पढ़ाता हूं, पहले आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि बीमारी है क्या, राइट। और उसी के हिसाब से हम ड्रग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें डायबिटीज मेलाइटस में, तो ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर, अगर मैं बताऊं डायबिटीज मेलाइटस में जो प्रॉब्लम है, अगर मैं मूल प्रॉब्लम की बात करूं, तो जो मूलतः प्रॉब्लम हमारा क्या है कि शरीर में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और हमें उस ग्लूकोज को कम करना है, राइट। बिकॉज ग्लूकोज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स में, राइट। लाइक किडनी डैमेज होता है, आंखें में डैमेज आता है, राइट। सो ग्लूकोज को कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पहले मेरे को थोड़ा सा ये तो पता होना चाहिए कि भाई ग्लूकोज मेरे शरीर में बढ़ता कैसे है, राइट। सो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑर्गन की बात करनी पड़ेगी। और दोस्तों, वो जो ऑर्गन है वो पैनक्रियास है। और पैनक्रियास का काम है प्राइमरीली ग्लूकोज को कम करना, राइट। और पैनक्रियास में सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बीटा बीटा आइलेट सेल्स कहते हैं। इनका काम है इंसुलिन को रिलीज कराना। और इनमें 2 प्रकार के रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे। एक को हम कहते हैं GLUT1 रिसेप्टर, वन को हम कहते हैं GLP1 रिसेप्टर। सो GLUT1 रिसेप्टर, GLP1 रिसेप्टर, ये 2 प्रकार के रिसेप्टर हैं जिनसे इंसुलिन का रिलीज हो सकता है, राइट। तो इंसुलिन को रिलीज कौन करेगा? ग्लूकोज करेगा। ग्लूकोज हमारे शरीर में आएगा कहां से? सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की। तो भाई, जब भी हमने खाना खाया, जब भी हमने खाना खाया, खाना सबसे पहले जाएगा हमारे इजोफेगस में और स्टमक में जाएगा। सपोज ये अपना स्टमक है, और स्टमक से होते हुए जो भी हमारा खाना है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो इमेजिन करो कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। अब जो भी खाना हम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट पहले स्टमक में जाएगा। खाना पहले, फूड जो है हमारा पहले स्टमक में जाएगा, और स्टमक से फूड फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैं क्या खा सकता हूं खाने में? मैं डायरेक्टली ग्लूकोज खा सकता हूं। ग्लूकोज जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो मैं ग्लूकोज खा सकता हूं। मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म खा सकता हूं, जैसे कि स्टार्च या डाइसैकेराइड। और ये सबसे कॉमनली हम खाते हैं, जैसे अपन चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो उनमें स्टार्च होता है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो जो स्टार्च और डाइसैकेराइड है,
ये एब्जॉर्ब हम नहीं कर सकते। तो ग्लूकोज, अगर मैंने प्योर ग्लूकोज पिया, ग्लूकोज का पानी पीते हैं आप लोग, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्च और डाइसैकेराइड को तोड़ना होता है ग्लूकोज में, और इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है अल्फा ग्लूकोसिडेज। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है। वो जब भी हम रोटी चावल खाते हैं, राइट, उसको तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा और फिर कहीं जा करके ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। अब इमेजिन करो कि ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है, आर्टियोविनस सर्कुलेशन है, और ग्लूकोज यहां पर एब्जॉर्ब होगा। तो ग्लूकोज यहां पर एब्जॉर्ब होगा, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। जब भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद, अच्छा ग्लूकोज हमें क्यों चाहिए, रीजन क्या है? ग्लूकोज आया यहां पर, ये सपोज एक मेरा सेल है, मेरे शरीर में जितने भी सेल्स हैं सबको ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज को अपने अंदर लेकर के जाने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए होता है, GLUT4 रिसेप्टर, राइट, जो कि सेल के अंदर होता है। अब इसको बाहर लाने की जिम्मेदारी है इंसुलिन रिसेप्टर की। आप इमेजिन करो, मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद स्टार्च और डाइसैकेराइड, मैंने रोटी खाया, चावल खाया, उसमें से ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन उस ग्लूकोज को मेरे सेल के अंदर लेके जाने के लिए GLUT4 तो है ही नहीं, वो तो अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो मुझे सेल को बताना पड़ेगा खाना खाने के बाद कि भाई ग्लूकोज आ रहा है, तैयार हो जाओ। अब वो तैयारी कैसे होती है, देखो। अब ये जो ग्लूकोज है, सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज जाएगा आपके इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में। तो ये सपोज इंटेस्टिन का एपिथेलियल सेल में ग्लूकोज गया, यहां पर ग्लूकोज एक पेप्टाइड को बनाता है जिसको हम कहते हैं GLP-1। GLP-1 का मतलब है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। और ये जो पेप्टाइड है, ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग पेप्टाइड है, बिकॉज ये प्लाज्मा में टूट जाता है। इट इज मेटाबोलाइज्ड इन प्लाज्मा। इट इज मेटाबोलाइज्ड इन प्लाज्मा बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज DPP4। तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है और बहुत ही थोड़े समय के लिए प्लाज्मा में रहता है। अब इसको इमेजिन करो, जितने भी थोड़े समय के लिए प्लाज्मा में रहेगा ये जाएगा और काम करेगा आपके GLP-1 रिसेप्टर पे। GLP-1 रिसेप्टर को जब ये एक्टिवेट करेगा तो आपके बीटा आइलेट सेल्स में से रिलीज होगा इंसुलिन और एमाइलिन, दो पेप्टाइड रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या है, वो इंसुलिन जा करके इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करेगा, और इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करके ये इंसुलिन रिसेप्टर क्या करेगा, जो आपके GLUT4 रिसेप्टर्स हैं इनको बाहर लेकर के आएंगे। तब देखो, ये जब हो रहा था तो ग्लूकोज धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो करके ब्लड में पहुंच रहा था, और जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में पहुंचता है आपके GLUT4 रिसेप्टर्स पहले से ही बाहर आ जाते हैं, ताकि वो ग्लूकोज को अंदर लेके जाएंगे और ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाएगा, राइट। सो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जो एकदम से ग्लूकोज बढ़ता है हमारे शरीर में, जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया, खाना खाने के एकदम से बाद आधे घंटे के अंदर, राइट, उसको कम करने का मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है इसमें, ये क्या करते हैं, दो GLP-1 है, ये आपके स्टमक पे भी काम करते हैं, और स्टमक पे काम करके ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले कर देते हैं। मतलब जो आप खाना आपने खाया है वो स्टमक में से इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अगेन ये फिर हमें हेल्प करता है कहां पर, पोस्ट प्रेंडियल हाइपर ग्लाइसेमिया में, राइट। प्लस खाना धीरे धीरे जाएगा तो पेट में ज्यादा समय तक रहेगा, तो आपको भूख कम लगेगी। तो ये एक तरीका है हमारे शरीर का जिससे आप खाना कम खाएं, प्लस आपका पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया बहुत ज्यादा ना हो। दूसरा जो पेप्टाइड है, एमाइलिन की बात करी हमने, ये भी क्या करता है, ये भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है। तो GLP-1 और एमाइलिन दोनों का एक कॉमन काम है, दोनों के दोनों गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करते हैं, राइट। ओके, तो अब हमने बात करा कि हमारा जो भी खाना हमने खाया था, वो खाना खाने के बाद एकदम से जो बढ़ता है उसको कम करने का तरीका ये है। लेकिन
इमेजिन करो कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद, उसके बाद भी तो ग्लूकोज आ रहा है, तो उसके बाद भी ये जो ग्लूकोज आ रहा है हमारे ब्लड में, और ये जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, ये ग्लूकोज क्या करेगा? देखो, जैसे जैसे ये ग्लूकोज बढ़ेगा वैसे वैसे GLUT1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, और GLUT1 रिसेप्टर क्या करेंगे? ग्लूकोज को बीटा आइलेट सेल्स के अंदर लेके जाएंगे। ग्लूकोज दोस्तों हमें क्यों चाहिए होता है? ग्लूकोज हमें चाहिए होता है ताकि ग्लूकोज से हम क्या बनाएं? एटीपी बनाएं। अच्छा, जितना ग्लूकोज ब्लड में आएगा उतना ज्यादा ग्लूकोज इसके अंदर जाएगा सेल के अंदर, और उतना ही ज्यादा एटीपी बनेगा। और जितना एटीपी बनेगा वो क्या करेंगे? इन बीटा आइलेट सेल्स में एक एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं, वो इसको ब्लॉक कर देंगे। अब जब हमने एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया आपके बीटा आइलेट सेल्स में, तो पोटेशियम बाहर नहीं जाएंगे, तो सेल जो है परमानेंटली डीपोलराइज रहेगा, उसके अंदर कैल्शियम बढ़ेगा और उससे इंसुलिन की रिलीज होगी, इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा। और इंसुलिन कितना बढ़ेगा? जितना ग्लूकोज बढ़ेगा। तो ये कनेक्टेड है, जितना ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा उतना ज्यादा इंसुलिन बढ़ेगा, राइट। तो ये तरीका है जिससे हम ग्लूकोज लेवल को अपने शरीर में बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करो कि सपोज सपोज मैं खाना नहीं खा रहा, मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं फास्टिंग कर रहा हूं। इस समय मेरा जो लीवर है वो लीवर मुझे ग्लूकोज देगा, राइट। तो अब इमेजिन करो हम पूरे दिन फास्ट करते हैं, उपवास रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम मर जाते हैं हाइपोग्लाइसेमिया से। क्यों नहीं मरते? बिकॉज हमारा लीवर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, और इस ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ग्लूकोज मिल सकता है। तो एक ग्लूकोज मिला हमें खाने से, दूसरा मिला लीवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको हम हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा, हमारे पास एक ऑर्गन है किडनी, हमारे पास एक ऑर्गन है किडनी। और दोस्तों किडनी में हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, और आपको पता है कि ग्लूकोज ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, लेकिन किडनी से बाहर नहीं जाता। बाहर क्यों नहीं जाता? बिकॉज जितना भी ग्लूकोज फिल्टर हुआ है वो सारे के सारा ग्लूकोज शरीर में वापस आ जाता है बाय एक रिसेप्टर कॉल्ड एज SGLT2 रिसेप्टर। तो ये क्या करता है? जितना भी ग्लूकोज हमने निकाला है बाहर, वो सारा का सारा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। सो इसीलिए ग्लूकोज फिल्टर तो होता है लेकिन यूरिन में बाहर नहीं जाता। तो किडनी भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्लूकोज का। अब देखते हैं, देखो, अगर मुझे डायबिटीज में ग्लूकोज को कम करना है तो इसी कहानी पे काम करना पड़ेगा। नंबर 1, मैं क्या कर सकता हूं? शुरू से देखते हैं। मैं अल्फा ग्लूकोसिडेज को ब्लॉक कर सकता हूं। सो दोस्तों, अगर मैंने अल्फा ग्लूकोसिडेज को ब्लॉक कर दिया तो ये काम कैसे करेगा? ये स्टार्च और डाइसैकराइड पे काम करेगा और इनको मेटाबोलाइज नहीं होने देगा। तो सबसे पहली बात, ये अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर काम किस पे कर रहे हैं? खाने के ऊपर कर रहे हैं। तो जो खाना मैंने खाया है उस पे काम कर रहे हैं। तो इनको अगर मैं खाने से पहले दूंगा या बाद में दूंगा, जो नॉर्मली हम करते हैं, तो ये काम नहीं करेंगे। तो मुझे इनको खाने के बीच में देना है। तो इमेजिन करो, पेशेंट ने अगर 2 रोटी खाना है तो हम कहेंगे आधी रोटी खाओ, उसके बाद इसको खाओ, कंटिन्यू करो, इसको खाओ और फिर खाना कंटिन्यू करो, राइट। दूसरा, क्योंकि ये खाने पे काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया पे काम करेंगे, राइट। ये मेंटेनेंस पे काम नहीं करेंगे। तीसरा, जब भी हम इनको देंगे तो हमारे शरीर में स्टार्च और डाइसैकराइड की मात्रा बढ़ जाएगी कोलोन में। अच्छा, हम तो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो ये जब भी कोलोन में जाएगा, कोलोन में हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया इनको खाएंगे और खूब सारा गैस बनाएंगे। हाँ, खूब सारा गैस बनाएंगे। सो ये क्या करेंगे? फ्लैटुलेंस करेंगे। प्लस ये ऑस्मोटिक इन नेचर है, स्टार्च और डाइसैकराइड, तो ये पानी को खींचेंगे जिससे डायरिया होगा। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे, अभी हमारा समझने का काम है यहाँ पे। तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्या समझा हमने? इनको हमको देना है खाने के बीच में। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए नहीं, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया के लिए। जब भी हम इनको देंगे 2 प्रॉब्लम होगा, एक फ्लैटुलेंस होगा, दूसरा डायरिया होगा। दूसरा क्लास हम क्या दे सकते हैं? यहां पर हम दे सकते हैं ड्रग्स जो काम करें GLP-1 पे।
अब GLP-1 पे काम करने वाले ड्रग्स दो हैं मेरे पास। एक जो GLP-1 को स्टिमुलेट कर सकते हैं और इनको हम कहते हैं GLP-1, दोस्तों इनको हम कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट। तो ये GLP-1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं और इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। दूसरा हम क्या दे सकते हैं, हम यहां पे दे सकते हैं एक DPP-4 इनिबिटर क्लास दे सकते हैं। DPP-4 इनिबिटर क्लास, DPP-4 इनिबिटर क्लास दे सकते हैं। उससे होगा क्या, ये जो दूसरा क्लास है DPP-4 इनिबिटर, उससे होगा क्या, इससे जो हमारा GLP-1 है खुद का वो बढ़ जाएगा, बिकॉज GLP-1 मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो ये जो दो क्लासेस हैं DPP-4 इनिबिटर और GLP-1 एगोनिस्ट, इनमें एक फर्क है। इनमें फर्क यह है कि जो GLP-1 एगोनिस्ट हैं, GLP-1 एगोनिस्ट हैं, ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को काफी डिले करते हैं, जो कि DPP-4 इनिबिटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज DPP-4 इनिबिटर हमारे खुद के GLP-1 को बढ़ाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग को एक बियॉन्ड अ पॉइंट डिले नहीं कर सकते, बट GLP-1 एगोनिस्ट खूब ज्यादा डिले कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बहुत ज्यादा डिले करूंगा तो होगा क्या, खाना पेट के अंदर रहेगा तो आप खाना कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपका वेट लॉस होगा, राइट। दूसरा, जब भी फूड स्टमक में रह जाएगा ज्यादा समय तक तो आपको नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा। तो इमेजिन करिए, जब भी हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करते हैं तो वेट लॉस होता है, नॉजिया वॉमिटिंग होता है, और ये सिर्फ दिखेगा GLP-1 एगोनिस्ट के साथ, DPP-4 इनिबिटर के साथ नहीं दिखेगा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं यहां पे, तीसरा पेशेंट को एमाइलिन भी दे सकते हैं। तो एमाइलिन अगर मैंने ऐसे ड्रग दे दिया तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करेगा। अच्छा, ये जब गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है तो ये सिर्फ पोस्ट पेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया पे काम करता है और सिर्फ वहीं यूज कर सकते हैं, मेंटेनेंस में यूज नहीं कर सकते, राइट। जहां जहां मैं नहीं बता रहा वो मेंटेनेंस में यूज होंगे, जैसे GLP-1 एगोनिस्ट, बाकी सब मेंटेनेंस में यूज होंगे। दूसरा साइड इफेक्ट क्या होगा एमाइलिन का, एमाइलिन ने किसको डिले किया, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले किया। अगर एमाइलिन से गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो गया तो उसका क्या क्या साइड इफेक्ट आएगा, अभी बताया था मैंने, एक नॉज़िया वॉमिटिंग, दूसरा वेट लॉस। सो GLP-1 एगोनिस्ट, एमाइलिन, दोनों में सेम साइड इफेक्ट होगा। चौथा यहां पे क्या दे सकते हैं हम डायरेक्टली पेशेंट को इंसुलिन भी दे सकते हैं, राइट। पांचवा हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को ड्रग्स देंगे जो क्या करेंगे, हमारे खुद के इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएंगे। तो हम ड्रग्स दे सकते हैं जो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएं, और ये जो ड्रग्स इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएंगे, ये काम कैसे करेंगे, ये हमारे ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करके काम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, राइट। तो ये कर सकते हैं हम। छठा हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंसुलिन रिसेप्टर पे काम कर सकते हैं। कैसे, हम ड्रग्स देंगे जो कि रिसेप्टर पे काम करके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर सके। सो विल गिव ड्रग्स दैट वुड डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आप सबको पता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। नंबर 7 हम क्या कर सकते हैं, नंबर 7 हम ड्रग्स दे सकते हैं, और ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये लीवर में आके ग्लूकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे कि मेरा हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आखिरी में नंबर 8 हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रग्स दे सकते हैं जो कि SGLT2 को ब्लॉक कर दे, SGLT2 को ब्लॉक कर दे। अच्छा, अब अपने को समझना यह है कि अगर मैंने ड्रग दे करके SGLT2 को ब्लॉक कर दिया, जिसका नाम है सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो यहां पर होगा क्या, आपके यूरिन में कुछ चेंज आएगा। यूरिन में दो चीजें बढ़ जाएंगी। देखो नाम क्या है, सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, यूरिन से शरीर में। ब्लॉक कर दिया तो यूरिन में दो चीजें बढ़ जाएंगी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा प्लस यूरिन में सोडियम बढ़ जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज अगर यूरिन में बढ़ता है तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, सोचो जरा क्या होगा। ग्लूकोज बढ़ेगा तो, ग्लूकोज बढ़ेगा तो बैक्टीरिया और फंगस बढ़ेंगे, UTI हो सकता है, और क्या करेगा, वेजाइनल कैंडिडा का इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। अच्छा, अगर सोडियम बढ़ेगा तो क्या होगा, सोडियम अपने साथ पानी को खींचेगा, और पानी जब खींचेगा सोडियम
तो इससे डायूरेसिस होगा। सोडियम और वाटर का लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, प्लस बीपी कम हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो होंगे SGLT2 ब्लॉकर्स के साथ। एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको ध्यान रखना है, राइट, इनके बारे में। तो क्या ध्यान रखना है बताऊंगा। तो देखो, ये जो मैंने आपको पढ़ाया तामझाम सारा का सारा यहाँ पर, ये MCQ के लिए नहीं है, ये टॉपिक को समझने के लिए, राइट। अब धीरे धीरे करके हम ड्रग्स की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला ड्रग की जो हम बात करेंगे वो इंसुलिन है। और एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंसुलिन है, बिकॉज आपका पाला इंसुलिन से बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इस टॉपिक पे हम काफी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इंसुलिन जो ड्रग है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, राइट। तो इंसुलिन का दोस्तों बड़ा ही लंबा चौड़ा सा क्लासिफिकेशन है। एक इंसुलिन है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, एक इंसुलिन है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग। ये जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है दोस्तों, इसको फिर से क्लासिफाई किया जाता है दो हिस्सों में। एक है फास्ट एक्टिंग और एक है स्लो एक्टिंग, राइट। इसके बाद एक और क्लास ऑफ इंसुलिन है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। और फाइनली इंटरमीडिएट एक्टिंग। देन एक क्लास है हमारे पास जिसको हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग। और अभी हमारे पास एक नया इंसुलिन आया है पिछले कुछ समय में, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, राइट। तो दोस्तों ये लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, देखो, अल्ट्रा शॉर्ट से अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, राइट। तो ये सारा का सारा हमारा क्लासिफिकेशन है इंसुलिन का। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में दो है, फास्ट एक्टिंग, स्लो एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, राइट। अब देखो ये इंसुलिन दुनिया में आए कैसे। सबसे पहले जो इंसुलिन हमने बनाया जेनेटिक इंजीनियरिंग से, कैसे बनाया थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इंसुलिन हमने कैसे बनाया, तो ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। अब इमेजिन करिए कि हमने इंसान का जीन लिया, ह्यूमन इंसुलिन जीन। तो हमारे शरीर में जो भी बनता है ना उसके पीछे एक जीन है, इसे हम कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन जीन। हमने इस जीन को लिया और एक सेल में डाला और इससे हमें इंसुलिन मिला। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन। और ये जो ह्यूमन इंसुलिन है, आज की डेट पे आप जानते हैं इस ह्यूमन इंसुलिन को एज रेगुलर इंसुलिन, राइट। सो ह्यूमन इंसुलिन का मतलब है रेगुलर इंसुलिन। और ये जो रेगुलर इंसुलिन है, जो हमने सबसे पहला इंसुलिन बनाया, ये आता है शॉर्ट एक्टिंग में, स्लो एक्टिंग में। सो दोस्तों यहां पर जो शॉर्ट एंड स्लो एक्टिंग इंसुलिन है वो हमारा रेगुलर इंसुलिन है। तो रेगुलर इंसुलिन की बात करें तो सबसे पहले हमने रेगुलर इंसुलिन बनाया। इसका प्रॉब्लम क्या था? इसका प्रॉब्लम यह था कि ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग है तो मैं देखो डायबिटीज में, अगर मैं डायबिटीज में ड्रग के यूज की बात करूं,
डायबिटीज मेलाइटस में देखो दो चीजें होती हैं। डायबिटीज मेलाइटस में ट्रीटमेंट कैसा होता है, सपोज ये समय है, टाइम है, और ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है। नॉर्मल आदमी ने खाना खाया, और नॉर्मल आदमी ने जब खाना खाया तो ये ग्लूकोज बढ़ा, और फिर ग्लूकोज धीरे 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 नीचे आ गए। तो यहां पर मुझे फिर से भूख लगेगी, मैं फिर से खाना खाऊंगा, राइट, सेकेंड टाइम खाना खाऊंगा। तो ये नॉर्मल इंसान में हो रहा है, ग्लूकोज नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। अब देखो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, ये खाना खाया डायबिटीज का पेशेंट, यहां पर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा और थ्रू आउट द डे ऊपर रहेगा। सो डायबिटीज मेलाइटस में ये जो खाना खाने के बाद एकदम से ग्लूकोज बढ़ता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। सो डायबिटीज में एक हमारा मकसद होता है टू ट्रीट पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया, प्लस दिन भर जो ग्लूकोज ऊपर है इसे भी हमें नीचे लाना पड़ता है। सो डायबिटीज का दूसरा ट्रीटमेंट में हमारा मकसद होता है हम ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करें, उसको मेंटेनेंस कहते हैं। सो डायबिटीज मेलाइटस में दो ट्रीटमेंट हैं, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया और मेंटेनेंस, राइट। अब जो पोस्ट प्रेंडियल पीरियड है, आप देख सकते हो कि ये बहुत छोटा सा पीरियड है, मेंटेनेंस लंबा सा है। तो जो मेरा इंसुलिन है, जो शॉर्ट एक्टिंग है, क्या लगता है कहां दे सकते हैं, मेंटेनेंस में या पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। सो दोस्तों ये जो इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन, इसको आप सिर्फ पीपीएच में दे सकते हैं, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया, राइट। आप मेंटेनेंस में नहीं दे सकते। ऑलराइट, पीपीएच में दे सकते हैं इसको, पर यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि स्लो एक्टिंग है, मैं इंजेक्शन दूंगा तो तुरंत काम नहीं करेगा। तो पीपीएच में जब भी हम इसको देते हैं, इसको खाना खाने से कम 60 मिनट्स बिफोर फूड देना पड़ता है। खाना खाने से 60 मिनट पहले देना पड़ेगा, राइट। मतलब इमेजिन करो एक पेशेंट खाना खाने के लिए बैठा है, राइट, और देख सकता है, सूंघ सकता है, बट खा नहीं सकता। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि ये जो रेगुलर इंसुलिन हमने बनाया है, इसमें कुछ चेंज लाते हैं। तो हमने क्या किया, एमाइनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज कर दिया। जैसे कि हमने ग्लूटामिक एसिड के सीक्वेंस को लाइसिन से चेंज कर दिया, तो हमें एक इंसुलिन मिला जिसका नाम है ग्लूलाइसिन। सो ग्लूलाइसिन में ग्लूटामिक एसिड को लाइसिन से चेंज कर दिया। हुआ क्या इससे कि इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद बहुत जल्दी मोनोमर्स में टूटने लग गया और एकदम से एब्जॉर्ब होने लगे। देखो इंसुलिन एक पॉलीमर है, इंजेक्ट होने के बाद मोनोमर्स में टूटेगा, तब कहीं जाकर के एब्जॉर्ब होगा, राइट। रेगुलर इंसुलिन धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। अगर मैं एमाइनो एसिड को चेंज किया, जैसे ग्लूटामिक एसिड को लाइसिन के साथ, तो वो इंसुलिन बहुत जल्दी टूटता है और जल्दी एब्जॉर्ब होता है। ऐसे ही हमने लाइसिन को प्रोलिन के साथ चेंज किया तो लिस्प्रो मिला। वैसे ही हमने एस्पार्टिक एसिड के पोजीशन को चेंज किया, एस्पार्ट, तो हमें एस्पार्ट मिला। सो दोस्तों ये जो इंसुलिन हमने बनाया, ये इंसुलिन क्योंकि जल्दी टूटते हैं मोनोमर्स में, तो इनको मोनोमेरिक इंसुलिन भी कहते हैं। तो एक एमसीक्यू पॉइंट है ये, विच इज अ मोनोमेरिक इंसुलिन। और ये सारे जो मोनोमेरिक इंसुलिन है, ये भी आप पीपीएच दे सकते हैं, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। यहां पे फायदा क्या है, इसको हम दे सकते हैं 15 मिनट्स बिफोर फूड, तो खाना खाने के 15 मिनट पहले दे सकते हैं। तो देखो ये ह्यूमन इंसुलिन है, ये हो गया ह्यूमन इंसुलिन का एनालॉग हो गया, मतलब ये ह्यूमन इंसुलिन से ही हमने बनाया है, राइट। तो दोस्तों अब तक अगर आप देखोगे इस कहानी में, तो हम एक चीज को कंट्रोल कर ले रहे हैं, वो पीपीएच है, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था पीपीएच तो हो गया, अब मेंटेनेंस का क्या। मेंटेनेंस के लिए मेरे को थोड़ा सा लंबा समय तक काम करना जरूरी है। इस वजह से हमने क्या किया, यहां पे देखो, हमने लिया रेगुलर इंसुलिन को और इसमें प्रोटामाइन मिला दिया।
रेगुलर को लिया, इसमें प्रोटामाइन मिला दिया, उससे वो लॉन्ग एक्टिंग हो गया। इसको हम कहते हैं एनपीएच या न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन। तो एनपीएच ये बन गया इंटरमीडिएट एक्टिंग, राइट। तो इससे थोड़ा सा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारा लंबा हो गया। अब एनपीएच देने से अब हम इसको मेंटेनेंस में यूज कर सकते हैं, पर मेंटेनेंस में यूज करने के लिए इसको दिन में 2 बार या 3 बार देना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट में कितना ग्लूकोज हाई है, राइट, मेंटेनेंस के लिए। फिर हमने बनाया लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग हमने बनाया इंसुलिन एनालॉग्स बनाया, जैसे कि डेटेमिर बनाया हमने, ग्लार्जिन। याद रखना दुनिया में जितने भी इंसुलिन है ना, सबका पीएच न्यूट्रल है। एक मात्र इंसुलिन है जिसका पीएच एसिडिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। डेटेमिर, ग्लार्जिन एंड डेग्लूडेक। तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। तो दिन में आप इनको मोस्टली 1 बार देते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट में ग्लूकोज ज्यादा तो 2 बार। सो इंटरमीडिएट में मेंटेनेंस के लिए 2 से 3 बार दे दिया, ये दिन में 1 से 2 बार दे दिया, राइट। लेटेस्ट जो इंसुलिन हमने बनाया अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, इसका नाम है आइकोडेक। और दोस्तों ये जो इंसुलिन है आइकोडेक, ये दुनिया का सबसे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग। तो इसको देना पड़ता है और इसको यूज कर सकते हैं। देखो इसको देना पड़ता है वंस अ वीक। सो दोस्तों ये जो इंसुलिन है आइकोडेक, हफ्ते में 1 बार दो, काम खत्म। इनको देना पड़ेगा मोस्टली ओडी, कई बार बीडी देना पड़ता है। ये जो इंसुलिन है एनपीएच जो इंसुलिन है, इसको हमको देना पड़ता है मोस्टली बीडी, कई बार टीडीएस भी देना पड़ सकता है। सो ये जो इंसुलिन है बीडी, टीडीएस, ओडी, बीडी, वंस अ वीक, इन इंसुलिन का एक ही पर्पस है, मेंटेनेंस। सो दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में अब अपने को समझ में आ गया कि अपने पास 2 मकसद हैं। पीपीएच के लिए या तो मैं यूज कर सकता हूं रेगुलर, या फिर ये जो है फास्ट एक्टिंग, या फिर मेंटेनेंस के लिए मैं यूज कर सकता हूं, मेंटेनेंस के लिए मैं यूज कर सकता हूं इन तीनों में से कोई एक इंसुलिन। और ये जो ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये सारे के सारे, जितने भी ड्रग्स की बात करी मैंने, ये सारे के सारे ड्रग्स को सबक्यूटेनियस रूट से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और एक रेजिमेन बना सकते हैं। तो रेजिमेन बनाने के लिए एक इंसुलिन को दूसरे इंसुलिन के साथ आप कंबाइन कर दीजिए, राइट, आप कंबाइन कर दीजिए। तो यहां पर एक इंसुलिन बच गया जो है हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इस पर थोड़ी देर में आऊंगा मैं, पहले क्योंकि ये जो इंसुलिन की बात करी हमने, मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं। तो देखो सबक्यूटेनियस रूट से रेजिमेन दे सकते हैं, राइट। सो सबक्यूटेनियस रूट से हम इनको यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस बोथ 1 एंड 2। यहां पे रूट है मेरा सबक्यूटेनियस। तो कैसे सबक्यूटेनियस रूट से कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, देखो 2 प्रकार के इंसुलिन है। इंजेक्ट करना है तो 1 सिरिंज लूंगा, 2 सिरिंज लूंगा, कैसे इंजेक्ट करूंगा? देखो आई कैन इंजेक्ट देम इन 1 सिरिंज, इन 1 सिरिंज। तो मैं 2 इंसुलिन को अलग अलग से लूंगा और 1 सिरिंज में इंजेक्ट करूंगा। याद रखना दुनिया में मात्र 2 ही इंसुलिन है जिनको आप 1 सिरिंज में भर करके इंजेक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक रेगुलर है और दूसरा एनपीएच है। तो एक इंटरमीडिएट एक्टिंग है, एक रेगुलर है। इनको दिन में कम से कम बीडी 2 बार देना पड़ता है, राइट। अब दोस्तों अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो याद रखना जितने भी इंसुलिन है, ऑल इंसुलिन्स, वो क्लियर और कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं, क्लियर और कलरलेस होते हैं, एक्सेप्ट एनपीएच।
एनपीएच विच इज क्लाउडी व्हाइट, एनपीएच जो कि क्लाउडी व्हाइट है। सो ऑल इंसुलिन इंक्लूडिंग रेगुलर, इंक्लूडिंग रेगुलर, तो रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन, मैंने अभी कहा दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक सिरिंज लेता हूं और उस सिरिंज को मैं दोनों में डालूंगा, एक ही सिरिंज को दोनों में डालूंगा, एक ही निडल को दोनों में डालूंगा, एक ही सिरिंज और निडल को दोनों में डालूंगा, राइट। आप इमेजिन करो, एक नर्स जो है हॉस्पिटल में, वो इंसुलिन को देख करके पता लगाते हैं कि भाई वो एनपीएच है या रेगुलर है। दूध के जैसा दिख रहा है मतलब एनपीएच है, पानी के जैसा दिख रहा है मतलब रेगुलर है। अब अगर मैंने यहां पर इमेजिन करो, सबसे पहले मैंने इंजेक्शन डाला एनपीएच में, निडल को निकाला और फिर मैंने इस निडल को डाला यहां पर, तो ये जो व्हाइट कलर का इंसुलिन है कुछ यहां पर रिलीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो कलर है रेगुलर का वो भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा एनपीएच के जैसे। तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आइडेंटिफिकेशन में, रॉन्ग डोजिंग हो सकता है पेशेंट को एनपीएच प्लस एनपीएच चढ़ जाए। तो इसी वजह से अब हम क्या करते हैं, ताकि कलर चेंज ना हो, हम पहला सिरिंज, पहला निडल फर्स्ट हम डालते हैं रेगुलर में, यहां से रेगुलर हम ड्रॉ करते हैं, इसको निकालते हैं, फिर हम डालते हैं एनपीएच में, राइट। सो अगर आप देखें यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिरिंज लिया है, उस सिरिंज में सबसे पहले मैंने रेगुलर इंसुलिन को ड्रॉ किया है, उसके बाद एनपीएच को ड्रॉ किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, प्लस आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर ये बहुत काम आएगा, राइट। सो इंसुलिन को हम एक सिरिंज में दे सकते हैं, नंबर 1 इन 1 सिरिंज। नंबर 2, आप ऑब्वियसली डिफरेंट सिरिंजेस में दे सकते हैं। दो लिया, दो अलग अलग इंसुलिन लिया, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट लॉन्ग एक्टिंग, 2 बार इंजेक्ट किया, पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो आज की डेट पे हमने क्या किया है, हमने मिक्स्ड इंसुलिन्स बनाए हैं, मिक्स्ड इंसुलिन्स बनाए हैं, जिनमें से कुछ तो वायल्स में आते हैं, तब उसमें से लिया और आपने इंजेक्ट कर दिया। सो मिक्स इंसुलिन्स, या इसको आप कह लीजिए प्री मिक्स इंसुलिन, या फिर ये अलग प्रकार के पेन में आते हैं, तो आप पेन से इंजेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन है ये कौन से हैं, देखो एक इंसुलिन है, देखो दीज आर प्री मिक्स्ड, दीज आर प्री मिक्स्ड इंसुलिन। प्री मिक्स्ड इंसुलिन जो कॉमन इंडिया में यूज होता है मिक्सटार्ड 30 है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंसुलिन ह्यूमन है और आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन है। तो इंसुलिन ह्यूमन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन, वो रेगुलर है, ठीक है। आइसोफेन इंसुलिन ह्यूमन जो है वो रेगुलर से ही बनाया गया एनपीएच है। तो यहां पर 30% रेगुलर है, 70% एनपीएच है। तो पहले से मिला हुआ इंसुलिन है और इसका वायल भी है, तो आप निडल लेकर के इंजेक्ट कर सकते हैं, या पेन भी है जहां पेन को आप प्रेस करेंगे तो इंसुलिन इंजेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे आपको ध्यान से पढ़ना है एक बात कि ये जो ड्रग है ये सस्पेंशन है। तो ये एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो एनपीएच है वो मैंने बताया था क्लाउडी है, तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो सस्पेंशन को अगर मैं इंजेक्ट करूंगा लेकर के, तो उसमें ज्यादातर आपका रेगुलर इंजेक्ट होगा, एनपीएच नहीं होगा क्योंकि नीचे बैठा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वायल को या पेन को रोल करना पड़ेगा। सो रोल द वायल और पेन 10 टाइम्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशन है। जब भी आप मिक्सटार्ड इंसुलिन लेंगे, सस्पेंशन जो भी इंसुलिन होगा आपको उसको रोल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ये दे सकता हूं, ये सस्ता आता है, या फिर प्री मिक्स्ड में एक और इंसुलिन सेकंड, तो पहला मैंने मिक्सटार्ड बताया, ये सेकंड इंसुलिन है, नोवोमिक्स के नाम से आता है। इसमें 2 इंसुलिन है, देखो एक इंसुलिन एस्पार्ट है जो कि हमारा
फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है। दूसरा एस्पार्ट प्रोटामाइन है। तो एस्पार्ट प्रोटामाइन को अगर हम एस्पार्ट में ऐड कर दें तो वो भी इंटरमीडिएट एक्टिंग बन जाता है। तो एस्पार्ट प्रोटामाइन, और ये भी क्या है, सस्पेंशन है। तो ये भी सस्पेंशन है, तो यू हैव टू रोल दिस ऑल्सो 10 टाइम्स। इसको भी रोल करना पड़ेगा। ये थोड़ा महंगा आता है मिक्सडार्ड से। या फिर हम दे सकते हैं जो सबसे महंगा आएगा इनमें से, तीसरा राइजोडेग नाम से आता है। ये फ्लेक्सपेन इंसुलिन है। यहाँ पे डेग्लूडेक है जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, प्लस इंसुलिन एस्पार्ट है। तो इसको दिन में एक बार देने से हमारा काम चल जाता है यूजुअली। इससे पहले जो दो इंसुलिन है, इससे जो दो पहले इंसुलिन है, इनको दिन में 2 बार देना पड़ता है। बीडी, इसको 2 बार, दिन में 2 बार देना पड़ेगा। इसको दिन में 2 बार देना पड़ेगा कम से कम, राइट। कई बार 3 बार भी देना पड़ता है इनको, बिकॉज डेग्लूडेक लॉन्ग एक्टिंग है। तो हमको दिन में 1 बार देना पड़ता है, कई बार 2 बार देना पड़ता है जब पेशेंट में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो, हाई हो। अब याद रखना, जो डेग्लूडेक वाला इंसुलिन है ये सस्पेंशन नहीं है। तो यहां पर रोलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट। इसको हम रोल नहीं करते। ऑलराइट, तो हम अलग से इंजेक्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इंसुलिन आइकोडेक। इंसुलिन आइकोडेक जो कि हमारा अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है इंसुलिन। अब अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है, लेकिन इसमें देखो सिर्फ आइकोडेक है, लॉन्ग एक्टिंग है, इसमें शॉर्ट एक्टिंग नहीं है। तो ये जो ड्रग है इसको भी आपको रोल नहीं करना, बिकॉज सस्पेंशन नहीं है। बट जब भी मैं ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग दूंगा तो ये मेंटेनेंस के लिए हो गया। मुझे पीपीएच, पोस्ट पेंडल हाइपरग्लाइसीमिया के लिए एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अलग से ऐड करना पड़ता है, बिकॉज अभी इसमें कोई कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, राइट। सो मेरे को 2 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। एक पेन यूज कर लिया, ये 1 हफ्ते के लिए छुट्टी है, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी है। और पोस्ट पेंडल हाइपरग्लाइसीमिया के लिए 2 बार इंसुलिन लेना पड़ेगा, एक ब्रेकफास्ट से पहले और एक डिनर से पहले, राइट। ब्रेकफास्ट से पहले और डिनर से पहले। तो 1 हफ्ते तक इंसुलिन ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। तो ये तरीका है जिससे हम इंसुलिन को दे सकते हैं बाय सबक्यूटेनियस रूट। सो दोस्तों, अब देखो, मिक्स करके दे दिया, ऐसे दे दिया। तो अब हमने डायबिटीज मेलाइटस में सबक्यूटेनियस रूट से कैसे इंसुलिन को देते हैं ये पता कर लिया। अब सबक्यूटेनियस रूट से साइट ऑफ इंजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशन है। साइट ऑफ इंजेक्शन, कहाँ इंजेक्ट करना है। तो साइट ऑफ इंजेक्शन देखो, इंसुलिन का जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजेक्शन होगा, मोस्ट कॉमन साइट इज एब्डोमेन। लेकिन एब्डोमेन में अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है हमने छोड़ रखा है, ये जो एरिया हमने छोड़ रखा है। तो एब्डोमेन में आप इंजेक्ट करिए, लेकिन आपको कौन सा एरिया छोड़ना है, पेरी अम्बिलिकल एरिया, एक्सेप्ट पेरी अम्बिलिकल एरिया, राइट। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट। ओके, एब्डोमेन क्यों? बिकॉज एब्डोमेन में जो एब्जॉर्प्शन है, एब्डोमेन में जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्टेस्ट होता है, सबसे ज्यादा जल्दी होता है, प्लस एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, फास्टेस्ट होता है और सबसे ज्यादा रिलायबल होता है एब्डोमेन में, राइट। उसके बाद हम इंजेक्ट कर सकते हैं सेकंड एंटीरियर थाई में, सेकंड चॉइस। फोर्थ हम इंजेक्ट कर सकते हैं अपर एरिया ऑफ बटक्स में, एंड फोर्थ अपर आर्म में, राइट। सो ये प्रीफरेबल है, एक एब्डोमेन, एंटीरियर थाई, अपर बटक, अपर आर्म, 4 डिफरेंट साइट्स हैं। एंड अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्लीकेशन, राइट। सो दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया वो सारे इंसुलिन जो कि आप दे सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। मैंने बताया था आपको, तो ये मेन इंसुलिन है, मैंने आपको बताया था। मैं वापस आऊंगा एक इंसुलिन पे, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। सो ये जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसका नाम है
अफ्रेजा। और अफ्रेजा ये जो इंसुलिन है ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट प्लस फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन है, बिकॉज इसका जो रूट है वो इनलेशनल है। इनलेशनल मतलब आप लंग्स में लेते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, आप इसको इनहेल करते हैं और लंग्स में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, तो ये इंसुलिन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत कम समय के लिए काम करता है। तो दोस्तों इसको भी हम पीपीएच में देते हैं, बट रूट रूट सबक्यूटेनियस नहीं है, रूट क्या है, इनहेलेशनल है। तो आप चाहें तो किसी दूसरे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं फॉर पोस्ट पेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। अच्छा, ये जो इंसुलिन है अफ्रेजा, ये कैसे अवेलेबल होता है और कैसा दिखता है, देखो जरा। अफ्रेजा ये जो इंसुलिन है ये कार्ट्रिजेस में अवेलेबल होता है, और यहां से आप इसको माउथ में डाल के आप इनहेल करेंगे, तो ये डिवाइस है, इनहेलर डिवाइस है, ये इनहेलर डिवाइस है, राइट। अच्छा, इस इनहेलर में अपने को कार्ट्रिज को डालना होता है। आई हैव टू इंसर्ट द कार्ट्रिज। 3 कलर ऑफ कार्ट्रिज आते हैं, ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो, राइट। ब्लू में होता है 4 यूनिट इंसुलिन का, ग्रीन में होता है 8, येलो में होता है 12। कैसे याद रखेंगे, याद रखना बीजी। ये जो इंसुलिन है, अच्छा इसके बारे में एक पॉइंट बताना भूल गया मैं, पोस्ट पेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया में इसको आप ले सकते हैं जस्ट बिफोर फूड। तो खाना खाने से जस्ट पहले ले सकते हैं, जस्ट बिफोर फूड। तो ये जो इंसुलिन है जस्ट बिफोर फूड इंसुलिन, इसको आप 4, 8, 12 यूनिट से ले सकते हैं। और इसको यूजुअली लेते कौन से लोग हैं, जो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो एकदम से इंसुलिन लिया और खाना खाने बैठ गए। तो बीजी, BGY, बीजी, ब्लू ग्रीन येलो, 4 8 12, ऑलराइट, 4 8 12। अच्छा, एक काम कैसे करता है, देखो हम क्या करते हैं यहां पर, ये कार्ट्रिज है आपका, कार्ट्रिज ग्रीन कार्ट्रिज है, और ये आपका इनहेलर है। इसको लेकर के आपने एक स्पेस में लगाया, बंद किया, इनहेल किया, तो वो पाउडर जो है, पाउडर आपके लंग्स में जाएगा, राइट, पाउडर लंग्स में जाएगा। ऑलराइट, तो ये कई सारे इंसुलिन है जिनके बारे में बात करा हमने। अच्छा, इंसुलिन का कोई अदर रूट भी है क्या, अदर रूट, अदर रूट ऑफ इंसुलिन, other route of insulin. Insulin can also be given by IV route. IV route, it is a drug of choice for IV insulin. It is a drug of choice for diabetic ketoacidosis. And IV route से जो preferred insulin है, IV route से जो preferred insulin है, that is regular insulin. So IV regular insulin, it is a drug of choice for diabetic ketoacidosis. IV insulin is also used for treatment of hyperkalemia. IV insulin, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाइपरकेलेमिया भी आपको मैनेज करना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी आपको मैनेज करना है। तो यहां पर इंसुलिन ऑफ चॉइस है हमारा रेगुलर इंसुलिन, राइट। तो ये इंसुलिन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बातें हुई। कुछ अदर पॉइंट्स बात करते हैं हम। देखो, ग्लार्जिन के बारे में, ग्लार्जिन के बारे में 2 पॉइंट हैं जो आपने याद रखना है। ग्लार्जिन ये एक लौता इंसुलिन है, rate of absorption of all insulin, it depend on site of injection, site of injection। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है सबसे ज्यादा फास्ट कहां पे होता है, एब्डोमेन में, फिर एंटीरियर थाई में होता है, फिर बटक्स में होता है, फिर अपर आर्म में होता है, राइट। एक लौता इंसुलिन ग्लार्जिन आप किधर भी इंजेक्ट करो,
वो एक जैसा एब्जॉर्ब होगा। सो ग्लार्जिन, सो एक लौता इंसुलिन whose rate of absorption does not depend upon the site of injection is glargine. Alright, दूसरा पॉइंट ये है कि glargine if it is combined with other insulin, अगर दूसरे इंसुलिन में मैंने ग्लार्जिन को खींच लिया जैसे रेगुलर एनपीएच, तो यहां पर बन जाएगा व्हाइट क्रिस्टल्स। दूसरा एमसीक्यू पॉइंट। तो ग्लार्जिन में ये दो पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद रखना है, राइट। ग्लार्जिन में अफ्रेजा, जो इंसुलिन की बात करी थी मैंने, अफ्रेजा इनहेलेशनल है, कार्ट्रिज में देते हैं। अफ्रेजा में बिकॉज अफ्रेजा एक पाउडर है तो इसका साइड इफेक्ट है ब्रोंकोस्पैज्म, कर सकता है। सो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नंबर 1 इन bronchial asthma or COPD, and number 2 it is contraindicated in lung cancer because ये देखा गया है कि इसको यूज करने से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, राइट। अब अगर हम बात करें कुछ साइड इफेक्ट्स की, इंसुलिन की जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, अच्छा कौन सा इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया ज्यादा करेगा, शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, क्या लगता है आपको? पर जब भी मैं सवाल पूछता हूं बच्चे हमेशा जवाब देते हैं सर लॉन्ग एक्टिंग ही करेगा, है ना। तो है कि नहीं, देखते हैं। देखो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना रखा है इंसुलिन का। ये तो देखो जो इंसुलिन जितना, ये देखो इंसुलिन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन है समय के हिसाब से, और यहां पर हमने इंजेक्ट करा टाइम 0। जो इंसुलिन जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा वो प्लाज्मा में उतना ऊपर जाएगा। तो लाल वाला जो है ये अफ्रेजा है, नीला वाला जो है फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है ग्लूलाइसिन लिस्प्रोएस्पार्ट, और जो हरा वाला है ये रेगुलर है, राइट। ब्राउन वाला ये एनपीएच है जो कि थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, दिन में 2 बार देते हैं। और ये जो वायलेट वाला है ये ग्लार्जिन है। तो दोस्तों अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंसुलिन का देखें तो आपको ज्यादा दिखेगा ये तीनों इंसुलिन में जो कि कहां यूज होते हैं, पोस्ट प्रेंडल हाइपरग्लाइसेमिया में। तो ये जो इंसुलिन है दोस्तों इनमें हाइपोग्लाइसेमिया की रिस्क ज्यादा होती है, मैक्सिमम विद द इंसुलिन विच आर यूज्ड फॉर पीपीएच, पोस्ट प्रेंडल हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब वो जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है ना वो ज्यादा करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग नहीं करते बिकॉज उनका लेवल कम रहता है। ओके, दूसरा जब भी हम इंसुलिन देते हैं इससे हाइपोकैलेमिया हो सकता है, बिकॉज देखो दैट इज द रीजन व्हाई टोल्ड यू, इससे पहले बताया था मैंने, इंसुलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, हाइपरकैलेमिया, बताया था मैंने यहां पर। बिकॉज इंसुलिन क्या करता है, ना केवल ग्लूकोज पोटेशियम को भी सेल के अंदर लेके जाता है। ऑलराइट, सो हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। थर्ड, इट कॉजेस लाइपोडिस्ट्रॉफी। लाइपोडिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, देखो लाइपो मतलब फैट, फैट बर्बाद हो जाएगा, सो लाइपोडिस्ट्रॉफी। सो ये देखो यहां पर लाइपोडिस्ट्रॉफी इस भाई साहब को हो रखा है। तो जब आप, इन्होंने क्या किया, एक ही साइड पर बैठ करके इंजेक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से लाइपोडिस्ट्रॉफी हो गया। डिस्ट्रॉफी में कहीं से फैट कम हो जाता है, कहीं पे फैट ज्यादा हो जाता है, लाइपोडिस्ट्रॉफी, राइट। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइपोडिस्ट्रॉफी को प्रिवेंट करने के लिए, इफ आई वांट टू प्रिवेंट लाइपोडिस्ट्रॉफी, इसका मतलब आई हैव टू रोटेट साइट ऑफ इंजेक्शन, रोटेट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो रोटेट द साइट ऑफ इंजेक्शन का मतलब क्या है कि ये हमारे मल्टीपल साइट्स थे, ये हमारे मल्टीपल साइट्स थे, इन साइट्स को रोटेट करेंगे। जैसे मैंने एक दिन यहां इंजेक्ट किया, एक दिन यहां किया, एक दिन यहां किया, एक दिन यहां किया, सो आई हैव टू कीप ऑन रोटेटिंग द साइट ऑफ इंजेक्शन जिससे लाइपोडिस्ट्रॉफी का रिस्क कम हो जाए, लाइपोडिस्ट्रॉफी का रिस्क कम हो जाए। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट यहां पे, अगर मेरे को दो इंसुलिन का इंजेक्शन देना है सेम साइट पे, फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग एक्टिंग और एक शॉर्ट एक्टिंग, तो इसमें दोनों में जो डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए।
सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्लीकेशंस हैं जिन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ड्रग हमने डिस्कस करा जिसका नाम है इंसुलिन। अब कुछ और ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स रिलीजिंग इंसुलिन। तो कौन से ड्रग्स हैं जो रिलीज कर सकते हैं इंसुलिन को? तो यहां पर दो क्लासेस हैं, एक GLP-1 रिलेटेड ड्रग्स हैं, एक क्लास है GLP-1 रिलेटेड ड्रग्स, दूसरे हैं इनहिबिटर्स ऑफ ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। सो एक GLP-1 रिलेटेड ड्रग्स हैं, एक है इनहिबिटर ऑफ ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। दीज आर ड्रग्स रिलीजिंग इंसुलिन। सो अगर आपको याद हो डायग्राम में मैंने पढ़ाया, तो डायग्राम मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया था। अब देखो GLP-1 वाले जो ड्रग्स हैं वो GLP-1 रिसेप्टर पे काम करके इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएंगे। ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को जब भी हम इनहिबिट करेंगे उससे भी इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा। तो दो तरीका है हमारे पास, राइट। तो इनमें जो ड्रग्स हैं वो कौन से ड्रग्स हैं देखते हैं। देखो GLP-1 रिलेटेड ड्रग्स में ड्रग्स हैं जैसे लीराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड। तो ये जो ड्रग्स हैं, ओके सॉरी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी यहां पे, क्योंकि GLP-1 रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं हमारे पास, इसको हम फर्दर बांट सकते हैं दो क्लासेस में। एक GLP-1 एगोनिस्ट थे हमारे ड्रग्स, और एक थे हमारे ड्रग्स DPP-4 इनहिबिटर्स, राइट। तो GLP-1 एगोनिस्ट में ड्रग्स जो हैं वो हैं ड्रग्स जैसे लीराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड एंड सीमाग्लूटाइड। तो दोस्तों ये जितने भी ड्रग्स हैं ये सारे के सारे टाइड्स हैं, और मैंने आपको पढ़ाया था जी फार्मा में, जो टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, उनको सब क्यूटिनियस रूट से दिया जाता है। लीराग्लूटाइड दिन में एक बार देना पड़ेगा, बाकी जो हैं वंस अ वीक देना पड़ता है, वंस अ वीक। सबक्यूटिनियस रूट once a day, once a week. We can use them in diabetes mellitus for maintenance, not postprandial hyperglycemia. मेंटेनेंस के लिए आप दे सकते हैं, राइट, मेंटेनेंस के लिए आप दे सकते हैं। इनमें एक ड्रग है रिसेंटली जो ओरल रूट से भी दिया जा सकता है, और वो है सीमाग्लूटाइड। तो मेंटेनेंस के लिए आप ओरल रूट से भी दे सकते हैं। देखो सीमाग्लूटाइड पेप्टाइड है, पर फिर भी ओरल रूट से दे सकते हैं, बिकॉज जो कंपनी बनाती है सीमाग्लूटाइड को, उन्होंने एक नया केमिकल बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल केमिकल है, उससे वो सीमाग्लूटाइड को ढक देते हैं ताकि वो आराम से आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा जो सबक्यूटेनियस और ओरल दोनों, ये आज की डेट पे दे आर ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी में ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं, ओबेसिटी में ड्रग ऑफ चॉइस हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या याद रखना है इन ड्रग्स के साथ। देखो फूड खाना क्या खाने के लिए बोलना है अपने को पेशेंट को। पेशेंट को जब भी सीमाग्लूटाइड जैसा ड्रग लेंगे, यू विल हैव टू आस्क द पेशेंट टू टेक हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज इनसे मसल लॉस होता है। देखो ये फैट को तो लॉस करते ही हैं, फैट को लॉस करने के साथ मसल भी लॉस होता है, तो उस मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है, राइट।
सो दिस इज द नर्सिंग इम्प्लीकेशन हियर। अब यहां पर एक और नया ड्रग है, उसका नाम है टिरजेपाटाइड। टिरजेपाटाइड ये जो ड्रग है ये डुअल एगोनिस्ट है, डुअल GLP-1 एगोनिस्ट प्लस GIP। GLP इज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, GIP इज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। तो दोनों को इनहिबिट करता है, और ये भी टिरजेपाटाइड भी यूज हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस और ओबेसिटी में, दोनों में हम दे सकते हैं इसको। तो आज की डेट पे इंडिया में दो ड्रग्स हैं जो सबसे ज्यादा ओबेसिटी में चल रही हैं, एक सीमाग्लूटाइड है और एक टिरजेपाटाइड है, राइट। अच्छा, ये जो ड्रग्स हम देते हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था। ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करेंगे, जिसकी वजह से ये नौसिया वॉमिटिंग कर सकते हैं प्लस वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस होता है तभी तो ओबेसिटी में दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ड्रग्स की बात करें, DPP-4 इनहिबिटर्स, यहां पर ड्रग्स हैं जैसे कि लीनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, सैक्साग्लिप्टिन। तो देखो, इन ड्रग्स को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। DPP-4 इनहिबिटर्स कौन से हैं, जो एंड होते हैं ग्लिप्टिन से, तो जो ग्लिप्टिन वाले ड्रग्स हैं DPP-4 इनहिबिटर्स हैं। GLP-1 एगोनिस्ट कौन से हैं, जो ग्लूटाइड्स हैं, जिनमें ग्लूकोज होगा टाइड से पहले, वो GLP-1 एगोनिस्ट। तो पहचानने का कोई टेंशन नहीं है, राइट। ये जो ड्रग्स हैं, ग्लिप्टिन्स हैं, इनका रूट ओरल है, और ओरल रूट से ये भी डायबिटीज मेलाइटस के मेंटेनेंस में दे सकते हैं, पर ये GLP-1 एगोनिस्ट के मुकाबले कम इफेक्टिव है। ये कम इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव, these are less effective than GLP-1 agonist, राइट। बिकॉज ये क्या करते हैं, इनमें वेट लॉस नहीं होता, ये वेट लॉस नहीं करते, राइट। सो ये कम इफेक्टिव है। पर इनमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनको नहीं दिया जाता इन पेशेंट्स ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में नहीं देते इनको, एंड दैट इज विथ वन एक्सेप्शन। एक लौता ड्रग है यहां पे जिसको कि आप रीनल फेलियर में दे सकते हैं, एंड दैट ड्रग इज linagliptin. So we cannot give these drugs in renal failure with the exception of linagliptin, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। सो दोस्तों, GLP-1 एगोनिस्ट में मैंने बता दिया नर्सिंग इम्प्लीकेशन, हाई प्रोटीन डाइट आपने देना है, ऑलराइट। ओके, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इनहिबिटर्स। दोस्तों, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इनहिबिटर्स को हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं दो क्लासेस में। एक क्लास है सल्फोनाइल, एक क्लास है सल्फोनाइल यूरियास, दूसरा क्लास है मैग्नेटिनाइड्स। तो सल्फोनाइल यूरियास, इसमें ड्रग्स हैं जैसे कि ग्लाइबुराइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड। अच्छा, तो सल्फोनाइल यूरियास को हम पहचानेंगे कैसे? देखो, सल्फोनाइल यूरियास ये जो ड्रग्स हैं ये एंड होती हैं या तो राइड से या जाइड से। तो जो राइड और जाइड वाले ड्रग्स हैं वो सल्फोनाइल यूरियास हैं, ओके। दूसरी तरफ हमारे पास है मैग्नेटिनाइड्स ड्रग्स जैसे कि रेपाग्लिनाइड,
नेटेग्लिनाइड, एंड मिटिग्लिनाइड। तो इनको कैसे पहचानेंगे? मैग्लिडिनाइड्स, ये सारे एंड होते हैं किससे? ग्लिनाइड से। तो देखो, ड्रग्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। अब एमसीक्यूज में आपको ये पता होना चाहिए, कोई पूछेंगे भाई कौन सा सल्फोनाइलूरिया है, कौन सा मैग्लिडिनाइड्स है, तो याद रखिएगा ये जो ड्रग्स हैं सल्फोनाइलूरियास, ये इंसुलिन का जो रिलीज है, इंसुलिन का रिलीज ये ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू मैग्लिडिनाइड्स, प्लस इनका जो हाफ लाइफ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्लिडिनाइड्स। तो अगर ये पता हो मुझे, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा मेंटेनेंस में यूज होगा, कौन सा पोस्ट पेंडियल में? भाई जो लंबा काम करेगा, ज्यादा इंसुलिन रिलीज कराएगा, कहां यूज होगा? वो मेंटेनेंस में यूज होगा। और जो कम रिलीज कराएगा ये कहां यूज होगा? पोस्ट पेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया में। अच्छा, इनमें इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? बिकॉज ये इंसुलिन के रिलीज कराएंगे, तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क जो ज्यादा रहता है वो सल्फोनाइल यूरियास के से रहता है। सो सल्फोनाइल यूरियास दे हैव द हाईएस्ट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो जब भी पेशेंट इन ड्रग्स को लेते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, तो आपको करना क्या है? पेशेंट को ट्रेन करना है, ट्रेन द पेशेंट विद द साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। जैसे हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है? पैल्पिटेशन होगा पेशेंट को, ट्रेमर होगा, स्वेटिंग होगा। तो पेशेंट को पहले से ट्रेन करेंगे कि भाई ये साइंस आपको आ सकते हैं, और अगर आपको आएंगे, टेक समथिंग स्वीट। बिस्किट हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, तो आपको हमेशा कुछ रखना है अपने पास, राइट। सो एक हाइपोग्लाइसेमिया है। दूसरा, इन ड्रग्स के साथ वेट गेन भी हो सकता है, राइट। सो डोंट गेट सरप्राइज अगर आपका पेशेंट हरा भरा दिखने लगे इसको लेने के बाद। ओके दोस्तों, तो ये जो ड्रग्स हैं मैंने बताया, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं, राइट, दे रिलीज इंसुलिन। नंबर 3, अब कुछ और ड्रग्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टॉक अबाउट अ ड्रग दैट वुड डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो ड्रग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बाय स्टिमुलेटिंग पीपीएआर गामा। दो ड्रग्स हैं यहां पर, एक आर से स्टार्ट होगा, एक पी से स्टार्ट होगा, राइट। पहले पी वाले ड्रग को देखते हैं। पी वाला जो ड्रग है दैट इज पायोग्लिटाजोन। आर वाला जो ड्रग है दैट इज रोजिग्लिटाजोन। तो दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस में ये जो ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं डायबिटीज मेलाइटस में, ये सबसे लास्ट लाइन ड्रग्स हैं। मतलब इनको जब कुछ ना काम करे तब यूज करना चाहिए। कचरा ड्रग्स हैं। क्यों कचरा है? देखो साइड इफेक्ट है इनका। साइड इफेक्ट्स याद रखेंगे। नंबर 1 रोजी, निमोनिक है, रोजी ब्रेक्स लिवर। तो रोजी दिल तोड़ती है, यहां पे हमारी रोजी लिवर तोड़ेगी, राइट। तो ये क्या कर सकता है? आर फॉर रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और जिससे एडिमा हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। सो एज अ नर्सिंग ऑफिसर अगर पेशेंट है तो यू हैव टू मॉनिटर फॉर दिस एडिमा। ब्रेक्स, इट कैन कॉज बोन फ्रैक्चर, बट याद रखिएगा सिर्फ महिलाओं में, फीमेल्स में, मेल्स में नहीं। बोन फ्रैक्चर इन फीमेल्स, प्लस इट कैन ऑल्सो कॉज ब्लैडर कैंसर, प्लस इट इज टॉक्सिक टू लिवर। सब देख सकते हैं ये जितने भी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, दे आर बैड फॉर अस, दैट इज वाई दीज आर सेकेंड लाइन। तो यहां पर एमसीक्यूज दोस्तों कहां आते हैं? आपको साइड इफेक्ट्स पे एमसीक्यूज आते हैं।
या तो नाम पे एमसीक्यू आ सकता है, मैकेनिज्म पे एमसीक्यू आ सकता है, राइट। नंबर 4 हम क्या कर सकते हैं, आई कैन ब्लॉक ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर। तो लिवर जो ग्लूकोज बनाता है हम उसको कम कर देंगे, और ये बताया था मैंने आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज बाय स्टिमुलेटिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज AMPK, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेस। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये लिवर में से ग्लूकोज को कम बनाएंगे। ऑलराइट, ओके। तो ये जो ड्रग्स हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आपने सुना है, हर नॉन मेडिको ने भी सुना है इस ड्रग के बारे में, इसका नाम है मेटफॉर्मिन। इसका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज mellitus टाइप 2, बोथ फॉर ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रोफाइलैक्सिस। पर डायबिटीज मतलब डायबिटीज टाइप 2 में हर पेशेंट इस ड्रग पे होता है, वो एक कॉमन सी फिनोमेना है, राइट। टाइप 2 डायबिटीज mellitus, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज mellitus टाइप 2। बट इस पे कोई एमसीक्यू नहीं आता। इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं इसके अतरंगी यूजर्स पे। अतरंगी यूजर्स जैसे कि इसको PCOS में दिया जाता है फॉर ओवुलेशन। तो PCOS में अगर एनोवुलेशन हो तो ओवुलेशन के लिए दिया जाता है इसको। प्लस इट इज ऑल्सो गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर। फैटी लिवर का जो रीसेंट टर्म है उसको हम मैश कहते हैं। मैश का मतलब है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड स्टिएटोहेपेटाइटिस, मैश। तो जिसका सिंपल टर्म है फैटी लिवर। अगर याद ना हो तो फैटी लिवर याद रख लेना। तो यहां पर मेटफॉर्मिन में जो एमसीक्यूज आते हैं वो इन पॉइंट्स पे आते हैं, इन पॉइंट्स पे आते हैं। साइड इफेक्ट्स देखो, मेटफॉर्मिन नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया कर सकता है, राइट। सो यू हैव टू वार्न द पेशेंट। आपको पेशेंट को वार्न करना पड़ेगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर कि ये हो सकता है कि आपको डायरिया वगैरह हो इससे, राइट। दूसरा, इट डिक्रीजेस विटामिन B12। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा विटामिन B12 के लेवल्स इसमें। प्लस इट कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस, ये सबसे सीवियर साइड इफेक्ट है। लैक्टिक एसिडोसिस सबसे सीवियर साइड इफेक्ट है। इसी वजह से मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ रीनल एंड लीवर फेलियर, बिकॉज यहां पर लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो याद रखिएगा दोस्तों, साइड इफेक्ट्स, सारे के सारे साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राइट। अब चलते हैं, तो हमने बात करी ग्लूकोनियोजेनेसिस की। नंबर 5, अब चलते हैं ब्लॉकर ऑफ SGLT2। सो SGLT2 ब्लॉकर में ड्रग्स हैं हमारे पास, जैसे कि कैनाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। अगर इन ड्रग्स के नाम को आप ध्यान से पढ़ो, ग्लीफ्लोजिन मतलब ग्लूकोज फ्लोज इन यूरिन, इनको देने के बाद ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से बाहर जाना शुरू हो जाएगा, राइट। अभी इंडिया में कॉमनली यूज ड्रग ये है एम्पाग्लिफ्लोजिन। और नाउ ये जो ड्रग्स हैं जब भी हम देते हैं इनको, तो इनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है मैंने आपको पहले ही बताया था। एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर UTI, और दे कैन कॉज वेजाइनल कैंडिडा, राइट। सेकेंड, डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटेंशन। सो दिस इज द रीजन व्हाई यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को मॉनिटर करेंगे इसके लिए। सो मॉनिटर को, तो ये नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। आपको पेशेंट को कहना है कि अगर आपको पेशाब में जलन हो तो आपको ध्यान रखना है। प्लस गर्मी में आपको हमेशा अपने साथ पानी का बोतल लेना है, सिर्फ पानी का बोतल नहीं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के लेना है ताकि आप कंपनसेट कर सकें लॉस ऑफ सोडियम एंड। नंबर 6, प्रेमलिनटाइड। प्रेमलिनटाइड है क्या?
प्रेमलिन टाइड, देखो टाइड से पहले देखो क्या है, एमलिन। एमलिन क्यों है? बिकॉज इट इज एन एमाइलिन एनालॉग, क्योंकि ये एमाइलिन एनालॉग है। प्रेमलिन टाइड इज एन एमाइलिन एनालॉग। तो इसको दिया जाता है सब क्यूटेनियस रूट से ओनली फॉर पीपीएच और पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया, इकलौता यूज है। कैसे काम करता था बताया था मैंने, डिले करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? नौसिया वॉमिटिंग और वेट लॉस। सो दोस्तों ये सारे ड्रग्स हैं डायबिटीज मेलाइटस में। मैंने बताया इस टॉपिक में डायबिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए वो इंसुलिन है। ज्यादातर एमसीक्यूज आपको इंसुलिन से आएंगे, उस पर आपने फोकस करना है।